हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट एलिजाबेथ गैस्केल की लिखी एक फेमस एसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है मेरी बार्टन। सबसे पहले हम दी पोएट एलिजाबेथ गैस्केल के बारे में बात करेंगे। एलिजाबेथ गैस्केल इंग्लैंड की एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और सामाजिक लेखिका थी। वे विक्टोरियन युग की प्रमुख साहित्यकारों में से एक मानी जाती है। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से समाज के गरीब और मजदूर वर्ग की समस्याओं को उजागर करती है। बचपन में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी आंटी ने किया, इसीलिए उनके जीवन में भी दुख और संघर्ष रहे, जिसका असर उनकी रचना में साफ दिखाई देता है। उन्होंने विलियम गैस्केल से विवाह किया। उनके पति एक यूनिवर्सिटी पादरी थे। वे मैनचेस्टर में रहने लगी। मैनचेस्टर में रहने के दौरान उन्होंने मजदूरों की गरीबी, कठिन जीवन और सामाजिक समस्याओं को बहुत करीब से देखा। एलिजाबेथ गैस्केल ने अपने लेखन की शुरुआत समाज की वास्तविक समस्याओं को दिखाने के लिए की। उनकी रचनाओं की विशेषताएं यथार्थवादी वर्णन, मजदूर वर्ग की पीड़ा, महिलाओं की स्थिति, नैतिक और सामाजिक संदेश। एलिजाबेथ गैस्केल एक ऐसी लेखिका थी जिन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से समाज की सच्चाई को सामने रखा। उन्होंने गरीबों की आवाज़ को अपनी कलम से दुनिया तक पहुंचाया और समाज को सोचने पर मजबूर किया। अब हम इस ऐसे की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। एलिजाबेथ गैस्केल द्वारा लिखित मेरी बार्टन विक्टोरियन युग का एक प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। यह उपन्यास इंग्लैंड के औद्योगिक शहर मैनचेस्टर में रहने वाले मजदूर वर्ग की कठिनाइयों, गरीबी, भोग और संघर्ष को बहुत ही यथार्थ रूप में प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच की दूरी और गलत फहमियों को दिखाना है। यह कहानी उस समय की है जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी। मैनचेस्टर जैसे शहरों में फैक्ट्रियां तो बढ़ रही थी, लेकिन मजदूरों की हालत बहुत ख़राब थी। कम मजदूरी, ज़्यादा काम, भूख और बीमारी, बेरोजगारी। उधर फैक्ट्री मालिक अमीर होते जा रहे थे। इसी असमानता ने समाज में तनाव और संघर्ष पैदा किया। अब हम मेरी बार्टन टाइटल का अर्थ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मेरी बार्टन नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि पूरी कहानी मेरी के जीवन, उसके संघर्ष, उसके निर्णय और उसके विकास के इर्द गिर्द घूमती है। वह सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि उस समय के मजदूर वर्ग की आवाज़ है। अब हम इस ऐसे की मेन कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र के बारे में बात करेंगे। मेरी बार्टन जो मुख्य नायिका है, सुंदर, भावुक और संघर्षशील लड़की। जॉन बार्टन जो मैरी के पिता है, मजदूर नेता जो अंत में हत्यारा बन जाता है। जेम विल्सन एक ईमानदार और सच्चा प्रेमी। हैरी कार्सन जो अमीर फैक्ट्री मालिक का बेटा। एस्थर जो मैरी की आंटी है, दुखद जीवन का प्रतीक। अब हम इस ऐसे की सामरी के बारे में बात करेंगे। जब मेरी बार्टन 13 साल की थी तब उसकी आंटी एस्थर अचानक गायब हो गई। थोड़े समय बाद उसकी मां मिसेज बार्टन की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई और नवजात बच्चा भी नहीं बच सका। मेरी के पिता जॉन बार्टन जो अब अकेला रह गए थे, मैनचेस्टर के मजदूरों के हक के लिए काम करने और आंदोलनों में लग गए। जब मेरी 16 साल की हुई तो उसके पिता ने फैसला किया कि अब उसे भी काम करना चाहिए, लेकिन मेरी सुंदर थी और उसके मन में ये इच्छा थी कि वह किसी अमीर या ऊंचे दर्ज के व्यक्ति से शादी करे। इसीलिए वह फैक्ट्री में काम करना या किसी के घर नौकरानी बनना नहीं चाहती थी। आखिरकार उसके पिता मान गए और उसे एक दर्जी सिमस्ट्रेस के पास काम सीखने के लिए भेज दिया। इस तरह मैरी ने मिस सिमडस नाम की महिला के साथ काम शुरू किया। एक साल बाद मैरी की बुजुर्ग पारिवारिक मित्र एलिस विल्सन की मुलाकात अपनी उम्र की एक लड़की मार्गरेट से कराती है। मार्गरेट देखने में साधारण है लेकिन बहुत सुंदर गाती है। वह अपने दादा जबलेक के साथ रहती है। मैरी और मार्गरेट जल्द ही बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है, लेकिन मैरी अपनी नई दोस्त को यह नहीं बताती कि वह हैरी कार्सन जो एक मिल मालिक के बेटे के साथ थोड़ा बहुत प्रेम संबंध कर रही है। उधर एलिस का भतीजा जेम विल्सन मैरी से प्यार करता है, लेकिन मैरी उसे पसंद नहीं करती। एक रात जब मैरी और मार्गरेट साथ में सिलाई कर रही होती है तभी बाहर शोर सुनाई देता है। वे बाहर जाकर देखती है कि पास की एक मिल जो हैरी के पिता मिस्टर कार्सन की है उसमें आग लग गई है। जेम उस जलती हुई मिल से अपने पिता मिस्टर विल्सन और एक दूसरे मजदूर को बचाता है। जेम को खतरे में देखकर मैरी बेहोश हो जाती है। इसके बाद मिस्टर कार्सन फैसला करते हैं कि मरम्मत के दौरान वे मिल को बंद ही रखेंगे और मजदूरों को काम नहीं देंगे। धीरे धीरे बसंत के मौसम में और भी कई मिलें काम के घंटे कम कर देती है या बंद हो जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत से मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं और उनके परिवार भूख से परेशान होने लगते हैं।
मजदूर लोग मदद पाने के लिए संसद से गुहार लगाने का फैसला करते हैं। जॉन बार्टन को उनका प्रतिनिधि बनाकर भेजा जाता है। इसी दौरान मैरी को हैरी के साथ अपने छुपे प्रेम संबंध के कारण अंदर से अपराधबोध होने लगता है। इसीलिए वह तय करती है कि जब तक उसके पिता बाहर है वह हैरी से नहीं मिलेगी। एक शाम उसकी सहकर्मी सैली लेडबिटर, जो मैरी और हैरी के बीच संदेश पहुंचाने का काम करती है, मैरी के घर आती है और उसे रोते हुए पाती है। मैरी बताती है कि वह इसलिए रो रही है क्योंकि मिस्टर विल्सन की अचानक मृत्यु हो गई है। अगले शाम जॉन लंदन से लौटता है, लेकिन वह निराश होता है क्योंकि संसद ने मजदूरों की बात सुनने से इनकार कर दिया। इसके बाद मार्गरेट और उसके दादा जॉब बार्टन के घर आते हैं, जब उन्हें सैमुअल बेमफोर्ड की एक कविता पढ़कर सुनाते हैं जिसमें गरीबों की तकलीफों का वर्णन है। जॉन इस कविता से बहुत प्रभावित होता है और मैरी से कहता है कि वह इस कविता को उसके लिए लिख दे। अगले दिन मैरी इस कविता को एक खाली वैलेंटाइन कार्ड के साथ आधे हिस्से पर लिखती है, जिससे वह शक करती है कि जेम ने उसे भेजा था। एक साल बीत जाता है। जॉन बार्टन, जो लंदन जाने के कारण अपनी नौकरी खो चुका है, अब नई नौकरी नहीं ढूंढ पा रहा है। उनके घर की स्थिति बहुत खराब और दुखद हो जाती है। इसीलिए मैरी घर से बाहर ज़्यादा समय बिताने लगती है और हैरी के साथ मिलने जुलने लगती है। एक रात जब जॉन एक मजदूर सभा से लौट रहा होता है, तभी एस्थर उससे मिलती है। एस्थर एक वेश्या की तरह कपड़े पहने होती है और जॉन से मैरी के लिए उसकी बात सुनने की विनती करती है। लेकिन जॉन को लगता है कि एस्थर उसकी मरी हुई पत्नी, जिसका नाम भी मैरी था, उसकी बात कर रही है। वह एस्थर को अपनी पत्नी की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और गुस्से में उसे भगा देता है। एस्थर पहले से ही बीमार और कमज़ोर होती है, इसीलिए वह गिर जाती है। एक पुलिस वाला उसे देखकर यह समझता है कि वह शराब के नशे में है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसी बीच जेम हिम्मत जुटाकर मैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन मैरी उसे मना कर देती है। जेम दुखी होकर कहता है कि अगर मैरी ने उसे ठुकराया तो वह शराबी और अपराधी भी बन सकता है। फिर भी जब मैरी नहीं मानती तो वह वहाँ से चला जाता है। जेम के जाने के बाद मैरी रोने लगती है। उसे अचानक एहसास होता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, कि वह हैरी नहीं बल्कि जेम से प्यार करती है। और मैरी फैसला करती है कि वह हैरी के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर देगी। जब वह हैरी से कहती है कि वह उससे प्यार नहीं करती तो हैरी गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि मैरी उससे शादी की उम्मीद कर रही है, तो वह कहता है कि वह उससे इतना प्यार करता है कि शादी भी कर सकता है, जबकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था। यह सुनकर मैरी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे समझ आता है कि हैरी उसे सिर्फ बहकाना चाहता है, शादी करने का उसका असली इरादा नहीं था। इस सच्चाई से दुखी होकर मैरी वहाँ से भाग जाती है। एलिस का धर्मपुत्र विल, जो एक नाविक है, छुट्टी पर मैनचेस्टर आता है। जबकि घर एक सभा में वह मार्गरेट का सुंदर गाना सुनकर उससे प्यार करने लगता है। इसी बीच एस्थर जेल से रिहा हो जाती है। वह दूर से अपने परिवार पर नज़र रखती रहती है, इसीलिए उसे मैरी और हैरी के बीच चल रहे संबंध के बारे में पता होता है। वह चाहती है कि मैरी की ज़िंदगी उसकी तरह खराब न हो। एस्थर जेम विल्सन को उसके काम के बाहर रोककर अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। वह बताती है कि कैसे एक सेना के अधिकारी के साथ उसके संबंध बने। वे बिना शादी के साथ रहने लगे। उनकी एक बेटी हुई, लेकिन बाद में उस अधिकारी ने उसे छोड़ दिया। अपनी बेटी को पालने के लिए मजबूरी में एस्थर को वेश्यावृत्ति करनी पड़ी, लेकिन उसकी बेटी की भी मौत हो गई। अब एस्थर चाहती है कि जेम मैरी को हैरी कार्सन से बचाए, ताकि उसकी ज़िंदगी भी एस्थर जैसी बर्बाद न हो। जब जेम एस्थर को घर लौटने और सुधरने के लिए कहता है, तो एस्थर बताती है कि अब वह नहीं बदल सकती, क्योंकि इस जीवन ने उसे खराब की लत में डाल दिया है। यह कहकर एस्थर वहाँ से भाग जाती है। फैक्ट्री में मालिकों को एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, लेकिन उन्हें डर होता है कि वही ऑर्डर यूरोप की फैक्ट्री को भी दिया गया है। उन्हें लगता है कि ग्राहक उसी से सामान खरीदेगा जो सबसे कम कीमत में काम करेगा। इस डर की वजह से वे मजदूरों को काम तो देते हैं, लेकिन बहुत कम मजदूरी पर। वे मजदूरों को असली कारण नहीं बताते। मजदूर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़ताल के दौरान जेम सड़क पर हैरी कार्सन से मिलता है और उससे मैरी के बारे में, उसके इरादों के बारे में पूछता है। जब हैरी जवाब देने से मना करता है, तो जेम उसे जाने से रोकता है। इस पर हैरी अपनी छड़ी से जेम को मारता है और जवाब में जेम उससे मुक्का मार देता है। तभी एक पुलिस वाला बीच में आ जाता है। हैरी शिकायत नहीं करता, लेकिन जाते जाते मैरी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। इसके जवाब में जेम भी हैरी को चेतावनी देता है कि अगर उसने मैरी को नुकसान पहुंचाया
तो वह उसे नहीं छोड़ेगा। बाद में फैक्ट्री मालिकों और मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक बैठक होती है, लेकिन मजदूरी के मुद्दे पर दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाता। बैठक के दौरान हैरी कार्सन मजाक उड़ाते हुए गरीब और भूखे मजदूरों का एक कार्टून बनाता है। वह उसे आग में फेंक देता है, लेकिन वह ठीक से नहीं जलता। बाद में एक मजदूर उस कागज को उठा लेता है। जब मजदूरों, जिनमें जॉन बार्टन भी शामिल है, उनको पता चलता है कि मालिक उनकी गरीबी और भूख का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में आकर वे फैसला करते हैं कि मालिकों को डराने के लिए कोई हिंसक कदम उठाया जाए। वे हैरी के बनाए उस कार्टून को टुकड़े में फाड़ देते हैं और उनमें से एक टुकड़े पर निशान लगा देते हैं। जिसके हिस्से में वो निशान वाला टुकड़ा आएगा, वही हत्यारा बनेगा। 2 दिन बाद विल मैरी से अलविदा कहता है। वह लिवरपूल तक पैदल जाने और फिर वहाँ से जहाज द्वारा आइल ऑफ मैन जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाता है। जब मैरी उसे कहती है कि वह कुछ दूरी तक जॉन के साथ चला जाए, जो यूनियन के काम से लिवरपूल होते हुए ग्लासगो जा रहा है, तो विल बताता है कि वह ट्रेन से नहीं जा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वह पैदल जा रहा है। उसी शाम जब जॉन और विल दोनों जा चुके होते हैं, मार्गरेट रोते हुए मैरी के घर आती है और बताती है कि एलिस विल्सन को अचानक लकवा आ गया है। उसी रात बाद में पुलिस वाले हैरी कार्सन की लाश उसके घर लेकर आते हैं। किसी ने उसे सिर में गोली मार दी थी। अगली सुबह मैरी को हैरी की हत्या की खबर मिलती है और वह लगभग बेहोश हो जाती है। पुलिस को पहले से पता होता है कि जेम का हैरी के साथ झगड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें जेम पर शक होता है। वे एक गुप्त पुलिस अधिकारी को विल्सन के घर भेजते हैं। वह मिसेज विल्सन से एक बंदूक पहचानने के लिए कहता है, लेकिन यह नहीं बताता कि वह बंदूक हत्या वाली जगह से मिली है। मिसेज विल्सन बिना सच्चाई जाने ही बता देती है कि वह बंदूक जेम की है। इसके बाद पुलिस जेम को उसके काम की जगह से गिरफ्तार कर लेती है। शुक्रवार देर रात एस्थर दुखी मैरी के घर आती है। वह अपनी असली हालत छिपाकर मैरी से कहती है कि उसने अपराध वाली जगह की जांच की और वहां उसे कागज में लिपटा हुआ गोली का टुकड़ा मिला, जिस पर मैरी का नाम जेम की लिखावट में लिखा था। वह यह सबूत मैरी को दे देती है ताकि वह सुरक्षित रहे और फिर एक गलत पता देकर जल्दी से चली जाती है। मैरी उस समय इतनी डर और दुख में होती है कि उसे एस्थर का अजीब व्यवहार समझ नहीं आता। फिर मैरी पहचानती है कि वह कागज उसी वैलेंटाइन कार्ड का हिस्सा है जो जेम ने उसे भेजा था और जिस पर उसने अपने पिता के लिए एक कविता लिखी थी। उसी समय मैरी को समझ आता है कि हैरी की हत्या उसके अपने पिता जॉन ने की है। अब मैरी फैसला करती है कि वह जेम को निर्दोष साबित करेगी, लेकिन अपने पिता को फंसाए बिना। उसे मार्गरेट और मिसेज विल्सन से पता चलता है कि हत्या वाली रात जेम विल के साथ कुछ दूर तक लिवरपूल गया था, इसीलिए मैरी तय करती है कि वह विल को ढूंढेगी जब वह लिवरपूल वापस आए, लेकिन जहाज पर जाने से पहले, ताकि विल गवाही दे सके कि हत्या के समय जेम उसके साथ था। जब मैरी सोमवार को विल के लिवरपूल वाले पत्ते पर पहुंचती है, तो उसकी मकान मालकिन बताती है कि विल की योजना बदल गई है और वह उसी सुबह जहाज पर निकल चुका है। यह सुनकर मैरी जल्दी से लिवरपूल के बंदरगाह की ओर दौड़ती है। वहाँ एक छोटी नाव किराए पर लेकर विल के जहाज के पीछे जाती है। उस समय जहाज नदी के मुहाने पर होता है और ऊंचे ज्वार का इंतजार कर रहा होता है ताकि समुद्र में जा सके। मैरी की नाव के लोग जोर जोर से चिल्लाकर जहाज पर मौजूद लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। आखिरकार विल जहाज पर दिखाई देता है और वादा करता है कि वह पायलट बोट से वापस लिवरपूल आएगा ताकि अदालत में गवाही दे सके, लेकिन यह साफ नहीं होता कि वह समय पर वापस आ पाएगा या नहीं। अगली सुबह अदालत में मैरी को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है। जब कठोर वकील उससे पूछता है कि उसे हैरी और जेम में से कौन ज़्यादा पसंद था, तो मैरी साफ साफ कह देती है कि वह जेम से प्यार करती है। गवाही देने के बाद मैरी की तबीयत अचानक बहुत ख़राब होने लगती है। तभी विल वहां पहुंचता है। उसे देखकर मैरी खुशी से चिल्लाती है कि जेम बच गया, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे दौरा पड़ जाता है। विल अदालत में गवाही देता है कि हत्या के समय जेम उसके साथ था। इस गवाही के कारण जेम निर्दोष साबित हो जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। जब मैरी लिवरपूल में बीमार हालत से ठीक हो रही होती है, तो जेम उसके उलझे हुए शब्दों से समझ जाता है कि उसे पता है उसके पिता जॉन ने ही हैरी की हत्या की है। असल में जेम को पहले से ही शक था, क्योंकि जॉन ने उससे हत्या में इस्तेमाल की गई बंदूक उधार ली थी, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया क्योंकि वह मैरी के पिता को फंसाना नहीं चाहता था।
उधर एलिस स्ट्रोक के कारण बहुत बीमार होती है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। जेम मैनचेस्टर वापस जाता है उससे आखिर बार मिलने और उसके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। अंतिम संस्कार के बाद जेम जॉन बार्टन को बहुत टूटा हुआ और कमजोर हालत में घर लौटते हुए देखता है, यानी वह अपने ग्लासगो के सफर से लौट रहा होता है। इसके बाद जेम फिर से लिवरपूल लौटता है और मैरी से मिलता है, जो धीरे धीरे अपनी बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाती है। मैरी और जेम फिर ट्रेन से वापस घर जाते हैं। मैरी ये जानते हुए भी कि उसके पिता हत्यारे हैं, उनकी प्यार से देखभाल करती है क्योंकि वे बहुत बीमार है। उधर जेम को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके साथ काम करने वाले लोग एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम नहीं करना चाहते जिस पर हत्या का आरोप लग चुका है। एक दिन मैरी घर लौटती है और देखती है कि उसके पिता जॉन मिस्टर कार्सन से सामने ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने ही मैरी की हत्या की थी। ये सुनकर मिस्टर कार्सन कहते हैं कि वे जॉन को फांसी दिलवाएंगे। तब जॉन मिस्टर कार्सन के दुख को समझते हुए उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। मिस्टर कार्सन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास जाने के बजाय वे घर जाकर बाइबिल पढ़ते हैं। उसी रात जब मैरी अपनी बहुत बीमार और मरते हुए पिता की देखभाल कर रही होती है, तभी मिस्टर कार्सन वापस आते हैं और जॉन को सहारा देते हैं ताकि वह ठीक से सांस ले सके। कुछ ही समय बाद जॉन की मृत्यु हो जाती है। बाद में जब और जेम को मिस्टर कार्सन का एक पत्र मिलता है जिसमें वह उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं। मुलाकात के दौरान मिस्टर कार्सन पूछते हैं कि जॉन ने हैरी की हत्या क्यों की। जब समझाते हैं कि मजदूरों की खराब हालत और मालिकों की बेरुखी ने जॉन को मानसिक रूप से तोड़ दिया था, जिससे वह पागल जैसा हो गया और उसने ये कदम उठाया। इसके बाद मिस्टर कार्सन अपनी ज़िंदगी मजदूरों की हालत सुधारने में लगा देते हैं। जॉन के अंतिम संस्कार के कुछ समय बाद मैरी की बहुत बीमार आंटी एस्थर उससे मिलने आती है। थोड़े समय बाद उसकी भी घर पर ही मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जेम और मैरी शादी कर लेते हैं और मिसेज विल्सन के साथ कनाडा चले जाते हैं। कनाडा में कोई नहीं जानता कि जेम पर कभी हत्या का आरोप लगा था। वहाँ जेम और मैरी खुशी खुशी रहने लगते हैं और उनका एक बेटा होता है जिसका नाम जानी रखा जाता है। एक दिन उन्हें एक पत्र मिलता है जिसमें बताया जाता है कि मार्गरेट और विल की सगाई हो गई है। विल ये भी लिखता है कि अपनी अगली समुद्री यात्रा में वह जॉब और मार्गरेट को साथ लेकर उत्तरी अमेरिका आएगा ताकि वे मैरी और जेम से मिल सके। अब हम इस ऐसे की निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एलिजाबेथ गेस्केल का ये उपन्यास सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज है जो उस समय के मजदूरों की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि समाज में समानता, दया और समझदारी बहुत जरूरी है। यह कहानी गरीबी, प्रेम, संघर्ष और माफ़ी की है, जहाँ अंत में इंसानियत जीतती है। यह था मैरी बार्टन ऐसे की एक्सप्लेनेशन।